सेकंड पार्ट जो है ऑप्टिक्स का वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटे? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। आप रिफ्लेक्शन में देखिए, रिफ्लेक्शन में आपने एक वर्ड पे फोकस किया कि सेम मीडियम रहना चाहिए। मैंने वहां पे अंडरलाइन किया था कि बाउंस बैक हो रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नॉट रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज अ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? मीडियम का चेंज होगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज नोन एज, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब आपको, आपके दिमाग में सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ मीडियम चेंज होने से कि ये लाइट बेंड हो गई? यहाँ पे इसका रीजन, ये बेंडिंग का जो रीजन है, ये इसका रीजन है वेलोसिटी का चेंज होना। जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है, हाँ या ना? तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, पर लैम्डा तो चेंज होती है। अब अगर लैम्डा चेंज हो जाएगी तो ये वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और अगर चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाए तो उसकी बेंडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाने की वजह से क्या हो गया? बेंड हो गया। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद रीजन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। क्या पढ़ी है? रूल्स ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग के रूल्स क्या थे? अभी ध्यान रखना, मैं इस चैप्टर के अंदर बार बार कुछ चीजों को यूज करूंगा, जैसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ये जो चीजें आई हैं ये कहाँ से आई? ध्यान से सुने एक बार। ऑप्टिकल डेंसिटी, आपने डेंसिटी मास वाली डेंसिटी सुनी है आज तक, मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अभी जो यहाँ पे ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर की जो डेंसिटी इन्होंने बोली, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। अगर ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, देखो मीनिंग कहीं ना कहीं वहीं कनेक्ट हो रहा है। डेंसर मतलब भीड़ है, रेयरर मतलब भीड़ नहीं है। तो जहां भीड़ होगी वहां पे स्पीड कम होगी। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, वो कौन है? तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज लो, और यहाँ पे स्पीड हाई है। सिर्फ इतना मीनिंग आप ध्यान रखें, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी कोई टर्म आपके सामने नहीं बताई है, उसके उसके बिहाफ पे भी देखेंगे। लेकिन तब तक रूल्स ऑफ बेंडिंग क्या है देखो। मान लीजिए आपके इसमें टेंथ क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता था वो क्या होता था? एन, एन। अभी क्या देखेंगे? म्यू। मान लीजिए ये कोई मीडियम नंबर 1 है, मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू 2। तो लाइट आई, मैंने मान लिया म्यू 1 ग्रेटर देन है म्यू 2 से, इसका मतलब म्यू 1 कैसा है? रेयरर है, और म्यू 2 कैसा है? डेंसर है। उल्टा लिखा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका वो ज्यादा डेंसर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर होता है। लाइट आई रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो दैट इज एंगल आई एंगल आर, सब टेंथ क्लास की बातें हैं। एंगल आई एंगल आर, ये क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस। ए लाइन और प्लेन सेपरेटिंग टू मीडिया इज नोन एज इंटरफेस। तो दो मीडियम ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद एक और होता है ना, अगर उल्टा हो जाए तो ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है। अब की बार मैंने इसको क्या ले लिया? डेंसर, और इसको क्या लिया? रेयरर। तो आपकी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर। तो पहले आप नॉर्मल बनाइए और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल आप बेंड कर सकते हो। दैट इज एंगल आई एंगल आर। सही है, यही होता है, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रूल्स ऑफ बेंडिंग। देन थर्ड आपको ये टॉपिक है, आप इसको टॉपिक नंबर 1 कह सकते हो इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन का। मुझे आपको लॉज समझाने हैं, पर मैं लॉज समझाने से पहले आपको टॉपिक करा रहा हूं, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कैसे दिखाते हैं इसको? म्यू से दिखाते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो लाइट है, लिखना बंद। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस लोगों में क्या होते हैं, इनके आंसर्स गलत निकालते हैं वो। उनको स्टेटमेंट्स का मीनिंग नहीं पता होता, किसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। आंसर आ रहा है 4/3, तुम लिख रहे हो 3/4। तो ऐसी जनरल मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं। उससे बचने के लिए आपको इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या करती है ये? आपने कहा कि मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो जाती है। अगर मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हुई है तो मीडियम इज बेंडिंग द लाइट, अनदर मीडियम इज बेंडिंग द लाइट। वो मीडियम उस लाइट को कितना बेंड कर सकता है इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टू व्हाट एक्सटेंट ए मीडियम कैन बेंड द लाइट इज बीइंग रिटन बाय द म्यू। सही है? तो क्या है? तो गिवन बाय म्यू प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ऐसे लिखा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एक हो गया। क्या लिखें? विच टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट ए मीडियम कैन बेंड द लाइट। मीडियम कैन बेंड द लाइट। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। जहां पे इसके फॉर्मुलेशन की बात होती है, एक बार इधर देखना प्लीज, अभी लिखना बंदे में टाइम दूंगा। फॉर्मुलेशन, सबसे पहले जो म्यू होता है, इस म्यू को डिफाइन करने का, ये इसका नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट C/V। C/, ये एब्सोल्यूट ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम में स्पीड आ रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो भी आप लेंगे वो होता है 2 म्यू। ये वाला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो वहां पे 2 मीडियम है, एक 1 और 2। वहां पे वैक्यूम, हमारे इस चैप्टर में हम एयर को वैक्यूम को एक जैसा मान के चलेंगे, वैसे होता एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो म्यू क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन बाय V1/V2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। डन। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो होता है म्यू, 3 ही फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। ये सुना होगा आपने, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऐसे ऐसे वर्ड्स में कि डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। आपने देखा है आपकी स्विमिंग पूल की सरफेस जितनी गहराई में उतनी में नहीं, थोड़ी ऊपर दिखती है। आप किसी ग्लास में, पानी के गिलास में, कांच के गिलास में सिक्का डालिए, जितना सिक्का गहराई में है, जितनी डेप्थ पे है उतना नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो सिंपली होता क्या है यहाँ पे, ये देखो, अगर मान लीजिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये लिक्विड है, तो यहाँ से ना लाइट आती है, यहाँ से लाइट आती है, मान लीजिए लाइट यहाँ गई, ठीक, और लाइट इधर जा रही है। अब देखो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या मीडियम चेंज होने वाला है? तो अभी ये डेंसर है, बाहर क्या है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे गई, यहाँ पे आपकी आईज है, आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। हमारी आंखों की एक ही खास बात है, वी ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ में तो अगर मेरे पास लाइट ऐसे पहुंची तो मेरी आंखें इसको ऐसे ही देखेंगी, ऐसे नहीं देखेंगी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ दिखेगा, दिस वन। सही है? तो ये सब किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन। ऐसे ही बर्ड्स के साथ होता है। बर्ड्स जितनी ऊंचाई पे होते हैं उससे ज्यादा ऊंचाई पे दिखते हैं हम लोगों को, है ना? तो यहाँ पे क्या है, ये क्या थी? रियल डेप्थ। ये क्या है? एपरेंट डेप्थ। अब तुमने एक चीज नोट की, एपरेंट डेप्थ और डेप्थ, कोई भी डेप्थ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन में वर्ड ये नहीं देगा, आपके क्वेश्चन में दे देगा एपरेंट पोजीशन निकालिए, तो एपरेंट पोजीशन बॉटम से ले लेंगे। एपरेंट पोजीशन कहां से ले लेंगे? तो एक होता है एपरेंट डेप्थ, एक होता है एपरेंट पोजीशन। तो इन दोनों में अंतर है, वन इज टेकन फ्रॉम सरफेस, वन इज टेकन फ्रॉम बॉटम। समझ में आया? और सुनिए, अभी लिखना नहीं है। इस टॉपिक में जो चीजें हैं
लगता आसान है, ये टॉपिक कुछ है नहीं, वैसे भी नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसके, ये की पॉइंट्स आप ध्यान रखें। पहला, आप 99.9% केसेस में ऐसा देखेंगे टीआईआर को छोड़ के कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में लाइट जाती है, और उसके रिस्पेक्ट में निकलता है जहां से आती है। तो यही चीज हम लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालना है, उस मीडियम का निकलता है जिसमें जिसमें लाइट जाती है, विद रिस्पेक्ट टू उस मीडियम के जहां से आई है, उस मीडियम के जहां से आई है। अब अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लें, जहां से आई। डन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में दिया होता है, इज ऑलवेज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर। थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यू विल कन्फ्रंट विद सच स्टेटमेंट्स। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट सामने आएंगी, जैसे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कोई और मीडियम दे देगा, डायमंड का दे देगा वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे सवालों में आपको पढ़ना है ऐसे कि लाइट बी से कहाँ जा रही है, और मैंने अभी ऊपर भी बताया इस लाइन से भी रिलेट कर सकते हो, इसका निकाल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब इसमें गई है, यहां से आई है, इसके हिसाब से। तो आप ये भी याद ना रहे तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे उल्टा एरो लगा लें, समझ जाएं कि बी से ए में जा रही है, देन हाउ शुड आई राइट, बी का निकल रहा है, सॉरी ए का निकल रहा है और बी के रिस्पेक्ट में। डन। अब इसके फॉर्मूले, अगर मैं म्यू की टर्म में लिखूं तो ए वाले का ऊपर बी वाले का नीचे, और अगर वी की टर्म में लिखूं तो बी वाले का ऊपर ए वाले का नीचे। दैट मीन्स वी की टर्म में ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और इसमें अपोजिट। वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी याद करना चाहें। अब देखो, जैसे इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा यूज यही होगा। अब इस फॉर्मूले में जैसे यहां मैंने ए लिखा और यहां बी लिखा, आप समझ गए मैंने ए का लिखा विद रिस्पेक्ट टू बी, बट यहां ए किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम या एयर, ये क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे म्यू वाटर 4/3, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं ना म्यू वाटर, अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूं तो अंडरस्टूड है कौन है इधर, एयर या वैक्यूम। सो ये फॉर्मूला होता है। फोर्थ फोर्थ आ गया समझ में ये? अच्छा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं 1 म्यू 2 लिखूं, तो क्या मैं इसको 2 म्यू 1 लिख सकता हूं? अगर मैं 2 का निकालूं विद रिस्पेक्ट टू 1, वो रेसिप्रोकल है 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। करके देख लो, ये क्या आएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1, ये कितना आएगा? ये ऊपर ये में म्यू 2 बाय म्यू 1 ही आएगा। मतलब यहाँ म्यू 1 बाय म्यू 2 लिखोगे, म्यू 2 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। चार, पांचवा पॉइंट, 1 म्यू 2 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज लाइक 1 से 2 गई, 2 से 3 गई, 3 से कहाँ गई, वापस 1 में आ गई। ये चाहे यहाँ पे 100 लिखे होते तो क्या देखोगे, आंसर कितना आएगा, 1। क्यों, इसका आंसर म्यू 2 बाय म्यू 1, ये क्या है, म्यू 3 बाय म्यू 2, ये कितना है, म्यू 1 बाय, ये चाहे, मतलब यहां से इस पॉइंट से क्या सीखा, अगर मेरे पास 50 मीडियम भी हैं और आपकी लाइट एयर में से जाके 50 मीडियम में ट्रेवल करके वापस एयर में आ जाती है, तो उन सारे मीडियम के सारे रिफ्लेक्टिव इंडाइसिस का प्रोडक्ट 1 आएगा। सही है बात? तो आई थिंक मेन मेन चीजें सारी यही हैं, जल्दी से उतारो इसको फट। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक 2, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी जैसे आपने डायग्राम बनाया, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड कर रही है, ये इस तरीके से बेंड की। मान लीजिए किसी म्यू 1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से आ रही है
और म्यू2 में जा रही है, यहाँ एंगल आई, यहाँ एंगल आर। सही है। यहाँ पे लॉस क्या पढ़ते हो तुम? ये कौन है? इंसिडेंट रे। ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द, ये तो है ही, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। डन। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका? स्नेल्स लॉ। सुनिए इधर, तुम स्नेल्स लॉ को कैसे याद करते हो? साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, या कुछ और तरीके से? ऐसे ही करते थे? कुछ और तरीका? देखो इधर बेटा, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट गलत नहीं है, उसको अगर ऐसे रीड आउट करोगे ना तो न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है। एक वो मेन पॉइंट जो होता है वो छुप जाता है। कैसे लिखते हैं? जिसमें से लाइट आई उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखो, उस मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? आई, उसका साइन ले लो। साइन किस में गई? उसमें कौन सा एंगल बन रहा है? एक्चुअल में इस फॉर्मेट में स्नेल्स लॉ लिखा जाता है, इससे न्यूमेरिकल होंगे, कभी गलती नहीं होगी इससे। ठीक है, देखो आएगा क्या यहाँ से? साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। डन। तो साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट आता है, बट व्हाट इट इज? दिस इज म्यू2 बाय म्यू1। और मैंने अभी फॉर्मूले लिखने सिखाए। अगर ये म्यू2 बाय म्यू1 है तो क्या ये 1 म्यू2 नहीं है क्या? और देखो आना भी चाहिए था, 2 में जा रही थी, 1 के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली सारी चीजें लिखी जा रही है। सो 1 म्यू2। तो ये 1 म्यू2 इज अगेन क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से आपको ये समझ में आता है कि जिस कांस्टेंट का आप जिक्र कर रहे थे वो है कौन? ये रहा। सही है। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट। जो 10th क्लास में ऐसे लिखते थे ना, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, वो एक्चुअल में ये कांस्टेंट ये होता है। सही है। अभी मैं 3 टॉपिक्स को क्लब कर रहा हूं न्यूमेरिकल कराने के लिए। बताऊं कौन से? पहला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दूसरा ये तो कहीं भी लग जाएगा जहां मीडियम चेंज होगा। ठीक। थर्ड, ग्लास लैब। इन 3 टॉपिक को एक बार करेंगे। उसके बाद ग्लास लैब के बाद टीआईआर और प्रिज्म को एक बार करेंगे, और उसके बाद कर्ड सरफेसेस को एक बार करेंगे। ठीक। तो इसको, इस रिफ्लेक्शन को मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है, शायद मैंने आपको रोड मैप में समझाया था। सो ये आ गया साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक बार कंडीशन फॉर नो बेंडिंग लिख लो। कंडीशन फॉर नो बेंडिंग, बताओ कब कब नहीं होगा? हाँ, मतलब मीडियम का दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी एन, ये N1 N2 पहला लिख लेते हैं। ये पहली कंडीशन है, एंगल आई 0। अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है तो सीधी ही निकल जाएगी ये। तो आई 0 होने पे आर भी कितना होता है? 0 हो जाता है, तो नो बेंडिंग। ये पहली कंडीशन। उसके बाद सेकंड, इफ N1 क्या हो जाए, मतलब म्यू लिख लो, म्यू1 किसके बराबर हो जाए? म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2। अगर ऐसा होता है तो ये देखिए, लाइट आई N1, अरे यार क्या है आज 10th क्लास में, म्यू1 म्यू2, बेंड होगी ही नहीं। क्यों? दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है, तो ये सीधी निकल जाएगी। तो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो तब भी बेंडिंग नहीं होती। तो दो कंडीशन बेंड ना होने की तो ये है। इसमें मैं ऐड करा रहा हूँ, इसमें 6th पॉइंट बना के लिखना। इसमें 6th पॉइंट क्या है? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ये एक्चुअल में तो ये सीरीज अलग होती है, a प्लस बी बाई लेमडा, फिर c बाई लेमडा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। आप सिंपली ध्यान रखिए, जो म्यू होता है वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका इस रिलेशन का नाम क्या होता है? कॉशी रिलेशन। वैसे इसको लोग कोची बोल देते हैं, CAUCHY इसकी स्पेलिंग होती है, पर मैथ्स वाले इसको कोशी बोलते हैं। ये क्या है? कॉशीज रिलेशन, ये उन्होंने दिया। और यहाँ पे हमने देखा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ फिर, अगर मैं विबग्योर की बात करूं तो ऊपर जाते जाते लैम्डा इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज। तो ऐसे ही म्यू रेड का सबसे कम होगा म्यू वॉलेट से। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो? अगर मान लीजिए मैं कहूं इस बोर्ड में मुझे 4 कलर एंटर कराने हैं, इनका क्या मीनिंग है?
अगर 4 कलर इस बोर्ड में एंटर कराने हैं ना, तो चारों कलर के लिए इस बोर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। बात समझ में आई? तो लैम्डा के हिसाब से म्यू चेंज हो रहा है, म्यू के हिसाब से थप्पड़ चेंज हो रहा है। क्या है? लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा वी, म्यू आर इज लेस देन म्यू वी। आ गया समझ? मैं भूल गया था, इसको लिख लेना। थ्योरम होती है बेटे ये, बी बाय लैम्डा स्क्वायर देन सी बाय लैम्डा 4, इस तरीके से। पॉइंट लिखना आप, ये सिर्फ ये लगा के दिखा रहा हूं मैं। देखो ऐसे, ये मान लीजिए मैंने बहुत सारे मीडियम बनाए आपके सामने, एंड सो ऑन। ठीक, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, म्यू 3, म्यू 4, म्यू 5, म्यू 6। अब कहो तो मैं इसको दोबारा म्यू 1 ले लूं, क्या इन सबका प्रोडक्ट 1 आएगा? ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं हर मीडियम पे, जैसे मैं इसको ना 7 ले लेता हूं, किसी मीडियम में चली गई है, यहीं तक ले लिया मैंने कि 7 में एंटर कर गई, 7 में एमर्ज एमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए लाइट आई ऐसे, और मुझे नहीं पता कौन डेंसर कौन रेयर, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो आपने ये लाइट ऐसे एंटर कराई, ये नॉर्मल बनाया, मान लीजिए इधर चली गई, फिर आपने ये किया, फिर मान लीजिए इधर चली गई, फिर ये थोड़ी सी और बेंड हो गई, फिर ये ऐसे निकल गई। आप जैसे मर्जी बना लीजिए, ये ऐसे निकल गई, निकल रही है। आप क्या देख रहे हो? मैं इस डायग्राम से सिर्फ एक बात दिमाग में डालना चाहता हूं। आप इन कमिंग लेक्चर्स, जहां भी आपको ये किसी क्वेश्चन में ये फील हो कि मीडियम इज गेटिंग चेंज्ड, तो अपने दिमाग में एक ऑप्शन इसका रखना, ये आपकी बहुत सारी चीजें सोल्व करके दे देगा। ठीक है, तो ये देखो, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको एंगल आई मान लिया, ये क्या एंगल R1, ये भी तो R1 होगा। क्या मैं इसको R2 मान लूं, तो ये भी क्या होगा? R2। इसको R3 मान लूं, तो ये क्या होगा? R3। ये क्या होगा? R4, तो ये भी कितना होगा? R4। ऐसे ही ये R5 होगा, तो ये कितना होगा? R5। और ये कितना हो गया? R, या E ले लूं इसको, E। सही है? आया समझ? अब इस वाले मीडियम पे देखो, मैं लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूँ, उस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाना है जहां मीडियम चेंज हो। तो इस पॉइंट पे लगाओ, म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 में गई, एंगल क्या बना? साइन R1। म्यू 2 में कितना एंगल है? साइन R1। किस में गई? म्यू 3 में, वहां साइन R2। म्यू 3 में कितना एंगल है? साइन R2। म्यू 4 में गई, साइन R3। ऐसे ही म्यू 4 साइन R3, म्यू 5 साइन R4। अगेन म्यू 5 में कौन बन रहा है? साइन R4 बन रहा है, और 6 में साइन R5 बन रहा है। अगेन म्यू 6 में साइन R5 बन रहा है, और म्यू 7 में साइन E बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार मीडियम चेंज हुआ, 6 इक्वेशन बन गई। और जब ऐसा होता है, आप जैसे फर्स्ट या सेकंड आप ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और आप क्या देखेंगे? ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू आर ओनली लेफ्ट विथ फर्स्ट एंड लास्ट। So that is म्यू 1 is sin I equals to म्यू 7 sin E। सही है? तो एक तो ये नई चीज भी सीखी हमने, और आपको स्नेल्स लॉ लगाना भी आ गया। बना लीजिए फटाफट इसको। टॉपिक 3, दैट इज ग्लास लैब। ग्लास लैब में आप क्या पढ़ते हैं? ये देखो, ये ग्लास लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है? T। सही है? यहां से लाइट आई, थोड़ा इधर दिखा दो, लाइट आई, नॉर्मल बनाया, बाहर एयर है, यहाँ ग्लास है। म्यू एयर एंड म्यू ग्लास, रेयर से डेंसर, तो ये रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जब मैं यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट M है, और ये वाला पॉइंट N है, आप क्या देख रहे हो? M और N दोनों के ऊपर क्या हो रहा है? दोनों के ऊपर बेंडिंग हो रही है, दोनों के ऊपर बेंडिंग हो रही है। मैंने इसको एंगल I मान लिया, ये क्या है? एंगल R। तो ये भी कितना होगा? एंगल R।
अब ये बाहर निकालनी है, आपको ऐसे नहीं निकालनी, आपको पहले इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ बनाना है। दैट मीन्स अगर ये स्लैब इसके रास्ते में ना आती तो ये यहां से निकल जाती। अब आपको जो एमरजेंट रे निकालनी है वो इसके पैरेलल निकालनी है, तो मैं इसके पैरेलल निकाल दी। सही है, तो ये क्या है, एंगल ई। नाउ डू वन थिंग, इस पॉइंट से इन दोनों के बीच में इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो। इस पॉइंट से ये कौन है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। मैंने एम एन एल एल दे दिया इसका नाम। ठीक, देखो क्या इस नॉर्मल को मैं पूरा बना लूं, इस पॉइंट को नाम पी दे दूं, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है। मैं डेरिवेशन करने का सबसे स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करनी है। देखो मुझे अभी इनकी कोई नीड नहीं है स्नेल्स लॉ लगाने की। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, ये लाइट गई तो यहाँ, इसको जाना कहाँ था, इधर जाना था, तो ये अपने रास्ते से कितना भटक गई, इतना, इसको हमने डेल बोल दिया। दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैं दो ट्रायंगल आपके सामने निकाल रहा हूं, एक एम एल एन, एम एल एन, ट्रायंगल एम एल एन, और एक ट्रायंगल मेरे पास है एम पी एन, एम पी एन। देखिए जिस एनएल की मैं बात कर रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा दैट इज अ परपेंडिकुलर गैप बिटवीन दीज टू पाथ। सो आई कैन राइट इट एज लेटरल शिफ्ट, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। तो लेटरल शिफ्ट का मतलब परपेंडिकुलर गैप, परपेंडिकुलर गैप बिटवीन बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड emergent ray इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि हमें ये शिफ्ट निकालना है, लेटरल शिफ्ट। सो दैट इज एनएल, एनएल निकालना है। अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, तो ये ले लेते हैं, क्यों, ये एम और एन, एम एन, ये इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बोलो क्या, एनएल बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एम एन, कितना बन गया, साइन डेल। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझ। बेटा ये देख, ये एंगल लिया है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन डेल इज एनएल बाय एम एन। आई नीड व्हाट, ये साइन डेल। इसको सोल्व करने से पहले एक चीज और समझा दो, ये अगर आई है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी तो सारा आई होता, होता, आई में से आर गया, क्या बचा, तो इसका मतलब डेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी, आई माइनस आर, यहां भर दूं, एम एन साइन, साइन आई माइनस आर, ये एन एल आ रहा है, सही है ना, साइन आई माइनस आर हो गया। अब ये एम एन मेरे पास नहीं है, मैं एमपीएन यूज करूंगा, ये देखो ये रहा, इसमें क्या यूज करूं, देखो किसकी वजह से आ सकते हैं, ये साइड पता है ना मेरे को कितनी है, कितनी है, टी, एक तो ये, और मुझे चाहिए ये, तो ये तो बेस बना रही है, ये हाइपोटेन्यूज बना रही है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके कोस आर बनेगा, तो कोस आर निकाल लीजिए यहाँ से, बेस कितना है, टी, और ये कितना है, एन, एम एन, यही तो चाहिए था मेरे को, तो एम एन कितना आया भाई, टी बाय कॉस आर, सिंपल। तो यहां से इसमें भरो, कितना आया ये, एन एल इक्वल्स टू, एन एल इक्वल्स टू टी बाय कोस आर साइन आई माइनस आर, यही होता है फॉर्मूला। तो ये कितना क्या आ गया, ये लेटरल शिफ्ट आ गया। लास्ट पॉइंट सुनिए, इस ग्लास स्लैब में ना दो शिफ्ट होते हैं, एक होता है लेटरल शिफ्ट, एक होता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट समझिए पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है और ये इतनी मोटी है, अब मैं इस ग्लास में से आपको देख रहा हूं, तो इसका मतलब आप अगर यहाँ है ना, तो आप यहाँ थोड़े दिखेंगे, थोड़े से आगे दिखते, देखा आपने कभी ऐसा, यूज करना कभी आप अपने इनमें से ही देखो, कोई भी मोटा थिकनेस वाला ग्लास ले लेना, उसमें से अगर आप इस तरीके से देखेंगे, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आगे दिखेगा, ये जो शिफ्टिंग है दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। क्या है ये, नहीं आया समझ,
यहाँ आता है बेटे नॉर्मल शिफ्ट। इसको समझने के लिए ये देखो, ये ग्लास स्लैब मैं ऐसे बना लेता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लीजिए लाइट इस पे कुछ इस तरीके से आके वो हो रही है। हमने क्या किया, कहाँ से गई, रेयर से डेंस से। तो इसको कैसे मैं थोड़ा इधर बेंड कर दूं, है ना, और फिर डेंस से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम पहले इसको ना यहाँ मिलाते हैं, और फिर ये ऐसे ये इधर चली गई। सही है। तो इसका मतलब आईज रिट्रेस कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो यहाँ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ था, दैट इज ओ डैश। तो ये जो शिफ्ट है मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, और ये जो एक्स जो आता है ये कितना आता है, टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। आज मैं क्लास को इतना ही रखूंगा। नॉर्मल शिफ्ट ये रहा, एक्स इक्वल्स टू टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। हम इन दोनों के दो केसेस और करेंगे, वहां से आपको इसका भी प्रूफ समझ में आएगा कि ये आया कैसे। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्टिकल पाथ आता है, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ हम डिस्कस करें। लिखवा देता हूँ ऑप्टिकल पाथ, लिखिए। डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, defined as distance traveled by light in vacuum in the same time distance traveled by light in vacuum distance traveled by light in vacuum in the same time in which it travels in which it travels a given path length in medium। मीडियम में गिवन लेंथ को कितने टाइम में चल रही है, उतने टाइम में ये वैक्यूम में कितना चलेगी, इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। इन ए गिवन पाथ travels a given path in the given medium, given path length in the medium। ये होता है बेटे टाइम, ये ऑप्टिकल पाथ जो लिखा मैंने, हम कैसे लिखते हैं, टाइम लिखते हैं म्यू एक्स बाय में सी। ये ज्योमेट्रिकल पाथ होता है, ये हम इसको क्या लिखते हैं, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला बन जाता है म्यू इंटू एक्स। सही है, इसको यहीं पे वाइंड अप करना भाई।